आज के लाइव लेक्चर में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में इंटीग्रल्स चैप्टर के अंतर्गत निश्चित समाकलन को शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस लाइव लेक्चर में हम निम्नलिखित 3 बातों की चर्चा प्रमुखता से करेंगे। नंबर 1, निश्चित समाकलन होता क्या है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है और इसे ज्ञात कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अभी तक पढ़े हैं कि समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक है अनिश्चित समाकलन और दूसरा है निश्चित समाकलन। फ्रेंड्स, अनिश्चित समाकलन को हमने पूरा डिटेल्ड में पढ़ के यहाँ आया है, जिसमें हमने देखा है कि अनिश्चित समाकलन किसी फंक्शन का एक कांस्टेंट लेकर आता है, जिसके विभिन्न मान रखने से हमें समाकलन के भिन्न भिन्न मान मिलते हैं। यहाँ c को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। c के कारण ही इसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं, कारण कि इसका मान अद्वितीय नहीं होता है। फ्रेंड्स, यदि अनिश्चित समाकलन में ही x पर लिमिट लगा दी जाए, तब इसे निश्चित समाकलन कहा जाता है। यानी निश्चित समाकलन में fx को लिमिट के द्वारा बांध दिया जाता है, जिसमें इस चिन्ह के नीचे अर्थात x = a को समाकलन की निम्न सीमा कहते हैं और इस चिन्ह के ऊपर जो x = b होता है उसे समाकलन की उच्च सीमा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लोअर लिमिट और इसे अपर लिमिट कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक लिमिट के अधीन बंधे हुए फंक्शन का समाकलन ही निश्चित समाकलन कहलाता है। तो ये है हमारा निश्चित समाकलन का रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, दूसरी प्रमुख बात है कि आखिर यह निश्चित समाकलन क्या दर्शाता है ज्योमेट्रिकली, यानी इसके क्या ज्यामितीय अर्थ हैं। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लेते हैं y = fx और उसका आलेख बनाते हैं। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस और ये है हमारा ओरिजिन। मान लिया y = fx का ये एक कर्व है। x अक्ष पर x बराबर a एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ है x = b। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े हैं x बराबर a का आलेख y अक्ष के पैरेलल एक लाइन होता है, x बराबर b का भी आलेख y अक्ष के पैरेलल एक लाइन होता है। कहने का मतलब हुआ ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी a है, ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी b है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी b - a है। यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक b है, ये b है, b में से यहाँ तक a को माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस हमारा बच गया है। इसी को हमने b - a कहा है। कहने का मतलब है कि यह निश्चित समाकलन क्या व्यक्त करता है उसे इस चित्र से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। फंक्शन हमारा fx है, इसका ये आलेख है एक वक्र। लिमिट के बिंदु हैं x = a और x = b तथा ये x अक्ष। इस वक्र x बराबर a, x अक्ष और x बराबर b से जो क्षेत्र घिरा हुआ है, इसी का क्षेत्रफल हमारा यह निश्चित समाकलन व्यक्त करता है। कहने का मतलब हुआ कि यह निश्चित समाकलन इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल देगा, अर्थात x = a, x = b, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx = छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया यदि हम निकाल दें तो ये निश्चित समाकलन ही हमको देगा। तो इस प्रकार से निश्चित समाकलन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग है फलन के आलेख x = a
x इज इक्वल टू बी और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ही इस निश्चित समाकलन का मान होता है। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब सवाल है कि इस निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक है हमारे पास पहला योगफल की सीमा के रूप में और दूसरा है समाकलन के द्वितीय आधारभूत प्रमेय द्वारा। ये दो तरीके हैं जिनसे हम इस निश्चित समाकलन यानी इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। उसमें एक है योगफल की सीमा, जिसकी चर्चा पहले करते हैं। तो आइए देखते हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन देखने के लिए फ्रेंड्स, ये जो लिमिट है हमारा a से b तक, इसको n बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं इस प्रकार से, और प्रत्येक हिस्से की चौड़ाई h मान लेते हैं इस प्रकार से। ये h है, यानी n हिस्से a से b तक हैं और प्रत्येक भाग की चौड़ाई h है। अगर एक भाग की चौड़ाई h है तो दो भाग की चौड़ाई 2h, तीन भाग की चौड़ाई 3h, चार भाग की चौड़ाई 4h, तो n भाग की चौड़ाई होगी हमारे पास nh इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया nh, जिसको हमने निकाला है b माइनस a। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम योगफल की सीमा में के रूप में या योगफल की सीमा से निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा प्रयास होगा मैक्सिमम NH बनाने पर, ताकि वहां b माइनस a को रखा जा सके। अब हम इस निश्चित समाकलन को ज्ञात कर रहे हैं, जिसके लिए हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसके लिए h चौड़ाई के n उपखंडों की कल्पना करते हैं इस प्रकार से, और nवां उपखंड हमारा ये रहा। फ्रेंड्स, अगर ये पॉइंट A है तो इसके संगत इस पॉइंट के नियामक होंगे x बराबर a, तो यहाँ डालेंगे a, तो ये होगा fa, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा है fa जो y है। उसी प्रकार से इस पॉइंट के नियामक होंगे, चूंकि इस पॉइंट का x होगा a प्लस h, ये है हमारा a प्लस h, तो इसका नियामक होगा a प्लस h x। जब यहाँ रखेंगे इस फंक्शन में तो मिलेगा हमें fa प्लस h। इस पॉइंट का नियामक होगा a प्लस h, यानी a प्लस 2h। इस पॉइंट के संगत इस पॉइंट का नियामक होगा a प्लस 2h है x, तो y होगा इसमें देने से f a प्लस 2h। इसी प्रकार से nवें उपखंड के लिए इस पॉइंट का x हमारा होगा a प्लस, nवां उपखंड ये है, इससे एक कम, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू h। x हमारा ये है इस पॉइंट के लिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू h, और y हमारा होगा f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। यदि हम सभी उपखंडों के क्षेत्रफल को निकालकर जोड़ दें, जो n उपखंड यहाँ हमें मिले हैं, तो हमें इस वांछित क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ इस वांछित क्षेत्रफल को प्राप्त करने में कठिनाई है। कठिनाई ये है कि इसमें से प्रत्येक उपखंड की आकृति कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। एक उपखंड को अगर दिखाया जाए थोड़ा जूम करके, तो मैं इसे यहाँ दिखा रहा हूँ, इसका विड्थ हमारे पास h है और ये कर्व है यहाँ पर, यानी न तो ये वर्ग है, न आयत है, न समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ तक कि न तो ये समलंब चतुर्भुज है। लेकिन अगर एक काम करें, हम इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन खींचें तो हमें ये एक रेक्टेंगल यानी आयत मिल सकता है। यही काम अगर सभी उपखंडों में किया जाए तो एक आयत यहाँ मिलेगा, एक आयत यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। इसी प्रकार से सभी उपखंडों में हमें एक एक आयत मिल जाएंगे।
सबसे पहले हम इन आयतों के क्षेत्रफल को निकालते हैं और उसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ा है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल हमारा होगा, चौड़ाई h है तो लंबाई इसका है fa, प्लस दूसरे रेक्टेंगल की चौड़ाई है h और इसकी लंबाई है ये जो है fa प्लस h, प्लस तीसरे रेक्टेंगल की चौड़ाई भी h ही है इंटू लंबाई इसका है fa प्लस 2h। इसी प्रकार से nवें उपखंड में जो आयत है हमारा उसकी भी चौड़ाई h ही है और लंबाई उसका ये है जो बाई हमारा है f इंटू a प्लस n-1 इंटू h। इस प्रकार से सारे आयतों के क्षेत्रफल को निकालकर हमने जोड़ दिया फ्रेंड्स। लेकिन यह जो क्षेत्रफल हमें मिला है हमारे वांछित क्षेत्रफल से कम है, क्योंकि प्रत्येक आयत में ये रीजन जिसको कलर करके मैं दिखा रहा हूँ, ये रीजन ये सभी छूट गए, अर्थात इनका एरिया हमें मिल नहीं पाया है, यानी हमारे द्वारा ज्ञात किए गए क्षेत्रफल में त्रुटि है। तो एक काम अगर किया जाए कि इसमें से h को हम कम करें, h को इतना करते हैं कम, तो हमारा ये छूटने वाला क्षेत्रफल कम हो जाता है, और कम करें तो और कम हो जाता है छूटने वाला क्षेत्रफल, और कम करें तो और कम हो जाता है, और कम करें तो और कम हो जाता है, और कम करें तो और कम हो जाता है। कहने का मतलब है, अर्थात संक्षेप में हम यह कहें कि इस पूरे n को, जो n उपखंड हमारा यहाँ है, ये छोटा छोटा उपखंड h चौड़ाई का, इसको हम अगर इन्फिनिटी की ओर ले जाएं, यानी कि n को टेंड करा दें इन्फिनिटी की ओर, तो ये h हमारा टेंड करेगा 0 की ओर। यानी अगर n इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट का मतलब h का जो मान है वो काफी कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि छूटने वाला एरिया नगण्य हो जाएगा। बस यही हमारा मेन वर्क था कि हमने इन आयतों के क्षेत्रफल को निकाल कर जोड़ लिया और n को, जो n है a से b तक उपखंड हमारा, उसको हम टेंड करा दिया इन्फिनिटी की ओर, जिससे h हमारा 0 की ओर टेंड कर गया। तो इसके लिए यहाँ लिमिट लगा दिया, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारा एरिया हुआ जो बराबर हमारा होगा ये निश्चित समाकलन fx dx का मान। तो इस प्रकार से यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल पाया है जो हमारा इस निश्चित समाकलन का मान है। फ्रेंड्स, निश्चित समाकलन में सबसे पहले जो हमें एक्सरसाइज मिलेगा उसमें हमें इसी योगफल की सीमा के रूप में प्रश्न को हल करना होगा, इसी का उपयोग करके। वहां हमको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा मैक्सिमम NH बनाने पर। NH बनाकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके NH बनाएंगे और वहां b माइनस a रखकर इस योगफल की सीमा के रूप में हम दिए गए निश्चित समाकलन को ज्ञात करेंगे। तो ये था हमारा योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। दूसरी विधि हमारी है समाकलन के द्वितीय आधारभूत प्रमेय द्वारा। इसकी चर्चा यहाँ करते हैं। दूसरा, समाकलन के द्वितीय आधारभूत प्रमेय द्वारा। फ्रेंड्स, अगर निश्चित समाकलन हमारा है a b fx dx, तो सबसे पहले लिमिट पर ध्यान न देते हुए इस अनिश्चित समाकलन को ज्ञात किया जाता है। मान लिया जाए ये fx dx हमारा है fx प्लस c। सबसे पहले जब समाकलन के द्वितीय आधारभूत प्रमेय के द्वारा निश्चित समाकलन को ज्ञात करना होगा तो दिए गए निश्चित समाकलन से पहले फंक्शन का अनिश्चित समाकलन इस प्रकार से ज्ञात करेंगे और फिर इस पर लिमिट लगाएंगे जो x के मान होंगे, यानी ये लिमिट होते हैं x पर। यदि यहाँ fx के जगह पर इन सीमा के मानों को रखा जाए, मान रखने में ध्यान रखना है कि सबसे पहले उच्च सीमा को रखते हैं, यानी यहाँ से हमें मिलेगा x के जगह पर b प्लस c और माइनस लगाते और फिर x के जगह पर रखते a और प्लस का c बराबर f b
प्लस सी माइनस एफ ए माइनस जाके इसे भी माइनस करेगा, माइनस प्लस सी कट गया, बचा हमारा एफ बी माइनस एफ ए। इस प्रकार से यहाँ समाकलन कांस्टेंट गायब हो जाता है और यह हमें अद्वितीय मान देता है। इसीलिए इसे निश्चित समाकलन कहा जाता है, क्योंकि यह अद्वितीय मान होता है जो x की लिमिट रखने से हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने निश्चित समाकलन को डिटेल में देखा। फ्रेंड्स, अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।